अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में कोई भी एरिया जो है वो प्लेस किया जाए तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस करती हैं, उसमें से गुजरती हैं, उसमें से पास आउट होती हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो एक पॉइंट ए पे और दूसरा पॉइंट बी पे दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में दो सरफेस एरिया प्लेस किए गए हैं। तो कितना फ्लक्स होगा? तो ए वाली जो सरफेस है उसको 4 लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं और जो बी वाली सरफेस है उसको 2 लाइन क्रॉस करके जा रही हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस होगा वो 2 यूनिट होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस होगा वो 4 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिंपल यानी एक और एग्जांपल से कि जहाँ पे अगर एक पाइप है, उस पाइप में से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, आप उस पाइप के रास्ते में एक जो है वो ऐसे कोई चीज़, कोई डिस्क, कोई सरफेस एरिया प्लेस कर देते हैं। जितना वाटर उसमें से गुजरेगा वो क्या कहलाएगा? वाटर फ्लक्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में कोई भी ऐसे एरिया रख देते हैं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उस एरिया में से गुजरती हैं, उस एरिया को क्रॉस करती हैं, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसको मज़ीद जो है वो डिटेल से समझने के लिए हमने ये देखना है कि हम एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में कैसे प्लेस करें। क्या जो जिस तरह भी प्लेस कर दें तो फ्लक्स जो है वो एक जैसा ही होगा या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सरफेस एरिया की, तो वो सरफेस एरिया हमने इसके रास्ते में ऐसे कुछ परपेंडिकुलरली प्लेस किया है। ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में। अब यहाँ पे हमें एरिया वेक्टर की ज़रूरत है कि एरिया वेक्टर क्या होगा। किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे हमारे पास एक सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी ऊपर की तरफ जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी, या नॉर्मल टू दैट सरफेस होगा। ठीक है, ये आपने ज़हन में जो है वो रखना है। ये बात जो याद रखने वाली है कि अगर सरफेस जो है वो पड़ी जिस तरह भी पड़ी हुई होगी, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन का जो एंगल बन रहा है वो आपने एरिया वेक्टर का देखना है कि एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन जो है वो उसके साथ बन रही है। यहाँ पे देखें सरफेस जो है वो पैरेलल पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में सरफेस पैरेलल पड़ी हुई है, लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो सारी सी बात है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और वो इसके साथ क्या एंगल बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये देखें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस एरिया में से पास कर रही हैं जब ये परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाता है। एरिया परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, लेकिन उसके साथ जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल का रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हो गया कि जब आप सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं। ठीक है, तो सरफेस जो है, जो फ्लक्स जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसको फ्लक्स को शो करने के लिए जो लेटर यूज़ किया जाता है वो फाई है। फाई ऑफ ई लिखा हुआ है। फाई ऑफ ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये किन दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा एरिया। ठीक है, अब हम इनके दरमियान में रिलेशन जो है वो पढ़ते हैं कि क्या इनके दरमियान में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो क्वांटिटीज़ के से मिल के जो है वो बनता है, यानी इसको जो मैथमेटिक्स का फार्मूला इसका है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक एरिया। यहाँ पे एरिया आपने परपेंडिकुलरली प्लेस किया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ये देखें कितना आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसी एरिया को पैरेलल प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में, दूसरी तरह से रख देते हैं, ऐसे लिटा देते हैं। पहले तो आपने ऐसे दूसरी तरह से खड़ा किया था, अब आप इसको ऐसे रख दें सीधा ही, तो क्या होगा कि जो एरिया है, इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन में चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन है और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो 90 का बन रहा है। ठीक है, और आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इस सिचुएशन की निस्बत काफ़ी कम है। यहाँ पे एक लाइंस जो है वो इसमें से गुजर के जा रही है और यहाँ पे ज़्यादा लाइंस जो है वो गुजर के जा रही हैं। तो इस केस में जब आपने एरिया को पैरेलल प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, तो आपका जो फ्लक्स है वो मिनिमम हो गया या नियर अबाउट ज़ीरो हो गया। ठीक है, समझ आ गई कुछ इस यानी पॉइंट की कि जब आपने एरिया वेक्टर को
एरिया वेक्टर चलें बाद में हम डिस्कस करते हैं। एरिया को या सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली प्लेस किया तो मैक्सिमम फ्लक्स आया। जब आपने सरफेस एरिया को पैरेलल प्लेस किया तो आपका फ्लक्स जो है वो मिनिमम आया। ठीक है, अब इसी की मदद से जो है वो हम एक फार्मूला जो है वो बना लेते हैं कि अगर इन दोनों के दरमियान जो है वो थीटा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर थीटे की बात की जाए तो यहाँ पे पैरेलल था तो थीटा 0 और फ्लक्स मैक्सिमम, और यहाँ पे परपेंडिकुलर था थीटा 90 0 और फ्लक्स जो है वो मिनिमम। तो इट मीन्स के फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस थीटा 0 के लिए मैक्सिमम रिजल्ट देता है और 90 के लिए मिनिमम रिजल्ट देता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन आएगा, यानी एरिया वेक्टर के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके दरमियान जो रिलेशन आएगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किन दो क्वांटिटीज़ का, ई का और ए का। क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दोनों वेक्टर हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। ठीक है, ऐसा ही यूनिट इसकी होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। आप ई की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं ये इससे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके, तो एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर होती है तो आप यहाँ से इसकी यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का, और डॉट प्रोडक्ट सिर्फ उसी वक्त मैक्सिमम रिजल्ट देता है जब दोनों के दरमियान थीटा 0 हो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, इस केस में पैरेलल हैं, और यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में ये मिनिमम रिजल्ट देता है। पैरेलल में आता है थीटा 0 और इसमें आता है थीटा 90 डिग्री। तो कॉस जो है वो 0 के लिए मैक्सिमम आता है, थीटा 90 के लिए जो है वो मिनिमम आता है। समझ आ गई? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल है आपने उसके बारे में बात करनी है कि कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। अगर जो है वो ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, बल्कि एरिया वेक्टर जो है वो किसी ऐसे एंगल से प्लेस किया गया हो, तो फिर जो एंगल होगा यानी ना तो 0 है ना 90 है, बल्कि इन दोनों के कहीं दरमियान में है। देखें 0 होता तो ये होता, 90 होता तो ये होता, यहाँ पे यहाँ इस तरह दरमियान में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे कुछ आ जाएगा थीटा। तो जो यहाँ पे थीटा आएगा वो आप वैल्यू पुट करके कॉस थीटा की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो निकाल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सरफेस के ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा आउटवर्ड, उसको सोर्स का नाम भी दिया जाता है, लाइनें वहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। अगर किसी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइनें वहाँ पे एंटर हो रही होती हैं, ऐसे ही होता है ना, ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव से और एंड करती हैं नेगेटिव पे, तो वहाँ पे फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। और अगर किसी ऐसी सरफेस में दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं जहाँ पे पॉजिटिव इक्वल और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहाँ पे एंटर हो रही होंगी उतनी जो है वो वहाँ से लीव कर रही होंगी। तो ये कुछ डेफिनेशंस है पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में, नेगेटिव फ्लक्स के बारे में। और 0 अगर किसी सरफेस पे दोनों चार्ज इनक्लोज हैं एक जैसे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो यहाँ पे हम एक जो है वो सरफेस लेते हैं, कोई भी हम सरफेस जो है वो ले लेते हैं, उस सरफेस के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है और इसके पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे प्लेस है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। हम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना चाहें इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कि इस सरफेस के ऊपर क्या है, तो हम क्या फार्मूला जो है वो बनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो एक फ्लैट सरफेस एरिया के लिए है, ऐसे राउंड या सर्कुलर के लिए नहीं है। तो फिर हम क्या जो है वो करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस पूरी सरफेस को ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें वैसा ही एरिया बने जो हमने पिछले लेक्चर में जो है वो देखा कि फ्लैट जो है वो इस तरह का सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास बन जाए। ठीक है, इस तरह का। और हर उस पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे
यानी हम उनको डिवाइड कर देंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा AN तक, यानी पूरी सरफेस को ऐसे फ्लैट सरफेसेस एरिया में डिवाइड कर देंगे। और फिर जो है वो हम देखेंगे कि हर एक में से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, और फिर हम इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से फ्लक्स की वैल्यू लेंगे। इसके लिए φ1 होगा, इसके लिए φ2 होगा, इसके लिए φ3 होगा, और फाई जो है वो आपको पता है ई डॉट ए है। अब यहाँ पे आप ई डॉट ए नहीं लिखेंगी, बल्कि आप लिखेंगी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। आप डेल्टा ए करेंगे, ठीक है। डेल्टा ए नंबर ऑफ स्मॉल एरिया पैचेस, ठीक है। डेल्टा का मतलब है नंबर ऑफ स्मॉल एरिया पैचेस। अगर डेल्टा A1 लेंगे तो 1 पैच एरिया, अगर डेल्टा A2 लेंगे तो सेकंड जो है वो पैच एरिया, ठीक है। डेल्टा A1 इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E1, जो दूसरे के लिए होगी वो E2, जो तीसरे के लिए होगी वो E3, ठीक है। और इस तरह से पूरी सरफेस को हम नंबर ऑफ स्मॉल फ्लैट एरिया पैचेस में डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ ही होता है, नॉर्मल टू दैट सरफेस, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ है। तो इसलिए हम दोनों का जो कम्बिनेशन है वो ये बन रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनके दरमियान थीटा होता है 0 और फ्लक्स होता है मैक्सिमम, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि cos 0 1 रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमने सारी इक्वेशन जो है वो बना ली, ई डॉट डेल्टा A1, ई डॉट डेल्टा A2, ई डॉट डेल्टा A3 एंड अप टू सो ऑन n। अब देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए कि क्या डिफरेंट है E1 E2 से या E3 से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्शन के हवाले से बात की जाए तो डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन है, यानी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही हैं तो एक ही डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है। और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हम इसको कहते हैं जी ये एक स्फेरिकल सिमेट्री में है, यानी चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसलिए हम इसको E1 की मैग्नीट्यूड, E2 की मैग्नीट्यूड, E3 की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। डायरेक्शन तो हमने पहले ही कह दिया बराबर है, लेकिन ये जो है वो मैग्नीट्यूड में भी एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री हम जो है वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हमारे पास जो E है उसकी तो एक ही वैल्यू आ गई, यानी हम उसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। आगे हमारे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। डेल्टा A1, डेल्टा A2 मतलब अगर पूरे आप एक सरफेस वो जो आपने स्फीयर लिया हुआ है उसका ले लेते हैं, उसको ही आपने नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड किया था ना, तो 1 2 3 की जगह पे आप क्या कहेंगे, फिर आप कहेंगे सरफेस टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया। आपके पास स्फीयर की फॉर्म में है तो आप उसका एरिया यहाँ पे प्लेस कर दें, और हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू फाइनल आएगी वो आएगी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखें ये एक्चुअली फ्लक्स की वैल्यू है जब चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर होता है। अब देखें क्या फार्मूले से हमें लग रहा है कि जो फ्लक्स है वो इस सरफेस के साइज के ऊपर, कोई शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, और दूसरा फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मीडियम से रिलेटेड है। तो इट मीन्स के फ्लक्स थ्रू आ क्लोज सरफेस, यानी जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होता है तो जो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता है, उस सरफेस में से जितना फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज सरफेस के ऊपर है, और दूसरा मीडियम क्या है, सरफेस के साइज और ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। साइज के ऊपर कैसे डिपेंड नहीं करता, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सरफेस ले रही हूँ, यहाँ पे एक यहाँ चार्ज पड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हर डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसी तरह से मैं एक और सरफेस भी ले लेती हूँ, वो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रा कर लेती हूँ। दोनों सरफेस का साइज डिफरेंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो जितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से गुजर रही हैं उतनी उसमें से गुजर रही हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज होता है, तो अगर आप दो सरफेसेस भी ले लेते हैं तो उनके जो अगर आप साइज डिफरेंट ले लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज आपने कितना प्लेस किया हुआ है। उसके बाद ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप सरफेस कुछ इस टाइप की ले लेते हैं, कोई इरेगुलर सरफेस है जिसके अंदर ये सरफेस इनक्लोज है, तो तब भी देख ले उसमें से भी उतना ही फ्लक्स गुजर रहा है, इसमें से भी उतना ही गुजर रहा है, उसमें से भी उतना ही गुजर रहा है। लेकिन अगर आप चार्ज को चेंज कर देंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जैसे जैसे आप चार्ज की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उसके हिसाब से बढ़ती जाएंगी।
तो चार्ज जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी नॉट ज्योमेट्री, मीडियम के ऊपर डिपेंड जो है वो करता है। यानी ना तो शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ना ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस होनी चाहिए, उसका साइज़ बड़ा छोटा होना चाहिए, बल्कि डिपेंड करता है चार्ज आपने कितना लिया हुआ है और दूसरा ये जो सरफेस है किस मीडियम में पड़ी हुई है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री और साइज और शेप, लेकिन डिपेंड करता है चार्ज कितना है और दूसरा मीडियम जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो एक निकाला है, जिसकी मदद से आगे हम फिर नेक्स्ट गॉसेस लॉ भी डिफाइन करेंगे। चलें जी, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।